हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग अकेडमी सुंदर नगर। माय नेम इज जीवन कुमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो हमारा आज का जो लेक्चर रहने वाला है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। प्रीवियसली हमने दो लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसी टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इंडियन नेशनल मूवमेंट टुवर्ड्स द फ्रीडम एंड पार्टीशन। ठीक है, हम 1939 से लेकर के 1947 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई उन सभी को हमने कवर करा, जिसके दौरान देखिए आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता दूंगा कि जो पीछे वाले हमने पार्ट दो लेक्चर हैं उनमें हमने क्या क्या कवर करा हुआ है। तो देखिए, हमने 1939 में आपका एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी स्टार्ट होती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट होते ही भारत में इससे पहले क्या हो रहा है कि इससे पहले का अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको, तो 19 ये कौन सा पीरियड है आपका, इट इज द हाई टाइम जब आपका नेशनल मूवमेंट जो था ना धीरे धीरे आपका जोर पकड़ रहा है अंडर द महात्मा गांधी, है ना। आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई तो वहां पे इंडियन के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया। जो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्यूचर डिसाइड किया जाना था ना, दैट इज बेसिकली ये जो आपकी देन है वो उन्हीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान जो भी बातचीत हुई है उसमें उसकी नींव रखी गई है। कहीं ना कहीं वहां पे आपका ये चीजें स्टार्ट होती हैं। तो इंडिया का जो फ्यूचर था वो डिसाइड होना था, बट बिकॉज यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था। कब हुआ था वो भी आपका, कब है 1930s के दौर में जो है आपका 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो लॉन्च होता है। ये उसी चीज को अपोज करने के लिए था। मैं थोड़ा बैकग्राउंड की बात आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या घटनाएं हुई है और कैसे चल करके आपका 1939 से लेकर के 1947 के पीरियड में चीजें जो है वो तब्दील होती हैं, वो चेंज होती हैं। तो इस दौरान हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ और उसके साथ साथ ही सरकार ने कोशिश करी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि कांग्रेस ही अगर जो आपकी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, द पीपल बेसिकली द ऑल द नेशनलिस्ट लीडर एंड द लीडर फ्रॉम इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, अगर यही शामिल नहीं होंगे तो हम क्या भारत का फ्यूचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर जो है वो डिसाइड करेंगे। इसीलिए कोशिश की गई कि सरकार के द्वारा किसी न किसी तरह का क्या किया जाए, कोई एक एग्रीमेंट साइन किया जाए, किसी न किसी तरह से उनके साथ समझौता किया जाए कांग्रेस के साथ, और इनको एक पार्टी बनाया जाए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जहां पर सेकंड टाइम पे आप देखते हैं कि महात्मा गांधी जी जाते हैं और इरविन के साथ एक समझौता होता है। फिर इसी दौरान आपका हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच और जो आपके महात्मा गांधी जी का जो पूना पैक्ट है वो भी हम पढ़ते हैं, विच वॉज रिगार्डिंग दिस। जो मैकडोनल्ड है उनके द्वारा क्या किया गया था, आपका जो कॉम्युनल अवार्ड दिया गया था, जहां पर आपका जो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो आपका दलितों एंड ऑल दोज अदर सेक्शंस को भी एक्सटेंड किया गया था। तो ये सारी घटनाएं हैं आपकी 1939 से पहले, और इसी दौरान आपका जो राष्ट्रीय मूवमेंट है, आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, वो भी जोर पकड़ रहा है। नाउ वी वांट द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1939 एक सुनहरा अवसर भारत के लिए तो आता ही है। क्यों आता है? बिकॉज देखिए, एक तरफ वॉर शुरू हो रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब भारत को बिना पूछे ही अंग्रेजों के द्वारा इसका पार्टी बना लिया गया कि इंडिया को भी शामिल कर दिया गया। कांग्रेस जो कि 1935 का जो आपका प्रोविजन था उसके अंडर 1937 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी होती है प्रोविंसेस में, वहां सबसे वो रिजाइन कर देते हैं इसके विरोध में कि एटलीस्ट सरकार, मतलब जो आपकी इंडियंस हैं, जो इलेक्टेड पीपल है, एटलीस्ट उनको तो पूछना चाहिए ना। भारतीयों का भी तो ओपिनियन होना चाहिए कि आप भारत को शामिल कर रहे हो युद्ध में, वी डोंट वांट टू बी द पार्टी ऑफ दिस वॉर। अब इसी दौरान इन्होंने क्या करा कि इट वाज द राइट टाइम कि हम अपना राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो तेज कर दें। तो कुछ एक जगहों से, जैसे आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो चाहते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए, हम वॉर में तो सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, बट आई डोंट वांट कि ये राइट टाइम है कि आप इस मुसीबत की घड़ी जो कि ब्रिटिश के ऊपर आन पड़ी है, इस दौरान हम जो है यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज तेज करें। तो कुछ एक डिमांड्स रखी जाती हैं सरकार के समक्ष कि अगर आप हमें इमीडिएटली इंडिपेंडेंस ग्रांट करते हैं, अगर आप हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइड करते हैं जहां पे इंडियन शामिल हो, तो वी विल ट्राई टू कोऑपरेट विद यू, हम आपके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये सरकार के द्वारा, जो आपके लिलिंगथॉ उस जमाने के, उस दौरान द देन जो वाइसरॉय है, उनके द्वारा आउटराइटली रिजेक्ट कर दी जाती हैं। फिर आपका 1940 में जो है उनके द्वारा एक प्रोविजन दी जाती हैं। ठीक है, अब उन प्रोविजंस में बहुत सारी बातें दी गई हैं। आपको 1940 का जो पैक्ट है, अब उस पैक्ट में ये बात की जाती है कि भारत को ठीक है हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, लेकिन ये सब चीजें अब पुरानी हो चुकी थी, है ना, कि हमें 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 कंप्लीटली सॉवरन कंट्री बनना है। ये प्लीज आपने ये चीजें याद रखनी है, SOVEREIGN, कि अब हमें कंप्लीटली सॉवरन और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है, ना कि ब्रिटिश एम्पायर के अधीन एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट। हमें ये बॉडी नहीं चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसीलिए इस पैक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब महात्मा गांधी जी जोर देते हैं, देखिए मैं पुराना हमारे लेक्चर की रिवीजन हो रही है, जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, आपने पॉइंट ये ना नोट डाउन करते जाना है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि देखिए इट इज नॉट द राइट टाइम जहां पे हम क्या करें, एक
मूवमेंट लॉन्च करें, रेदर हमें ना एक एक इंडिविजुअल सत्याग्रह कि अपने अपने लेवल पे आपने क्या करना है, एक मूवमेंट चलाना है। इंडिविजुअल सत्याग्रह की हम बात करते हैं, दैट वाज बेसिकली लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी के द्वारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई बहुत सारे लोगों को, जैसे विनोबा भावे हमने पढ़े कि वो पहले सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। फिर जवाहरलाल नेहरू जी इसमें जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। जब अब 1942 के टाइम पे 3-4 साल का समय हो चुका है आपकी वॉर को स्टार्ट हुए, एंड एट द सेम टाइम जब सरकार के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बन रहा है उनकी एलाइज का, जो एलाइज क्या क्या थी आपकी, यूएसए हो गया उस दौरान, यूएसएसआर भी आपने समझ लेना, इट वाज आल्सो अलाइड टू द ब्रिटिश, है ना। उसके बाद आपका चाइना हो गया, दैट वाज आल्सो द एलाइज ऑफ ब्रिटिश एट द टाइम। अब ये सारी क्या कर रही हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रही हैं कि देखिए वी नीड इंडियन पीपल इन दिस वॉर, हमें भारतीयों की जरूरत है। तो अगर इनकी डिमांड है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ला सकते हो, मतलब ये आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप संवैधानिक रिफॉर्म लाइए, आप इनको इंडिपेंडेंस ग्रांट करिए, तो प्लीज बी इट, ये चीज आप शुरू कर दीजिए। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपनी पावर आप जो ट्रांसफर है ना कि भारत से आप मतलब निकलने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दीजिए। इंडियन को किसी ना किसी तरह से आप इन्वॉल्व करिए इस वॉर में, चाहे आपको इंडिपेंडेंस ही ग्रांट करनी पड़े। तो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से फिर आता है आपका 1942 का आपका प्रोविजंस, जहां पर क्या बात करते हैं वो बात करते हैं कि इंडिया को हम किस तरह से जो है वो आपकी मतलब इंडिपेंडेंस ग्रांट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो रिफॉर्म देंगे, है ना। ये सारी चीजें जो है उसमें बात की गई होती हैं। फिर 19 जब इससे भी अब महात्मा गांधी जी वगैरह इन प्रोविजन से 1942 की प्रोविजंस जो हैं इससे वो खुश नहीं होते हैं। खुश इसलिए नहीं थे कि देखिए आप बात कर रहे हो कि इन फ्यूचर हम आपको ग्रांट करेंगे, बट इन फ्यूचर तो आपकी खुद की ही गारंटी नहीं है कि आपका जो साम्राज्य है वो रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि उस दौरान में माइंड यू कि उस दौरान क्या हो रहा था, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मोमेंट 1942-43 के आसपास जापान हो गया आपका, जर्मनी हो गया, दे वर हैविंग एन अपर हैंड, उस वॉर में उनको अपर हैंड था, अंटिल अनलेस द न्यूक्लियर बॉम्ब वाज डिस्कवर्ड बाय द अमेरिका, और उनके द्वारा वो जब गिराया जाता है न्यूक्लियर बॉम्ब, उस दौरान फिर आपका जो सिनेरियो है पूरी वॉर का वो बदल जाता है, एंड देन अल्टीमेटली आपके जो जर्मनी एंड देन जापान उनको सरेंडर करना पड़ता है। बट इससे पहले जो ऑड्स थे ना वॉर के, दैट वाज इन द फेवर ऑफ बेसिकली, दैट वाज इन द फेवर ऑफ दीज एक्सेस पावर्स, जर्मनी जापान, इनके पावर इनके इनके फेवर में थे। तो इंडियंस को लग रहा था कि आपकी खुद के साम्राज्य की बचने की वो नहीं है, उम्मीद नहीं, तो आप हमें कैसे बोल रहे हो कि इन फ्यूचर हमें आप ये जो है इंडिपेंडेंस ग्रांट कर देंगे, अगर आपने कुछ करना है तो राइट नाउ इट इज द राइट टाइम। जब ये चीजें नहीं मानी जाती हैं तब आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है 1942 में। देन फिर आता है आपका दोबारा से इंडियन को कंसोल करने के लिए वेबल प्लान, है ना। फिर हम देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, जहां पर अब भारत की जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो डिस्कस की जा रही है कि अब ऑलमोस्ट ये तय है कि इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट नेशन, हो जाएगा, कर देंगे। वो प्रोसेस कैसे होगा बस उसकी तैयारी हो रही है, ठीक है। 1946 के दौरान इस सभी चीजों की तैयारी हो रही थी। और दूसरा ये चेंज भी था कि वहां पर क्या आ गई थी आपकी लिबरल पार्टी, जिसके जो आपके हेड थे वो थे क्लीमेंट एटली साहब, जो वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान इंग्लैंड के। He was a liberal person और in a favor of transferring the power to India। इससे पहले जो विंस्टन चर्चिल साहब हैं, he was from कौन सी पार्टी, लेबर पार्टी से हैं वो, और जो बहुत ही ज्यादा इंपीरियलिस्टिक नेचर के हैं, ठीक है। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इंडिया को इंडिपेंडेंट किया जाए। He was against the independence of India। काफी मतलब साम्राज्यवादी व्यक्ति हैं और उन्होंने पूरी पकड़ बना करके रखी हुई है। बट एट द सेम टाइम ही लॉस्ट द वॉर आफ्टर। जब आपका वॉर के दौरान क्या होता है कि जो लेबर पार्टी है इट अगेन केम इनटू द पावर। तो लेबर पार्टी जो थी ना आजकल की मतलब लिबरल है वो काफी, एंड दे वर इन अ फेवर ऑफ कि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट जो है इनको ग्रांट किए जाए, अगर हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, अगर इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंस भी हम ग्रांट करें। तो यही सब हमने जो चीजें पढ़ी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो स्थापना होती है तो उस दौरान नेहरू जी एक स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग तो क्या चाह रही थी कि देखिए अब भारत आजाद होगा, तो उनका एक कंसर्न था, प्लीज मतलब ना ये जो हम बातें कर रहे हैं दिस इज जस्ट टू मेक यू वो रिमाइंड करने के लिए कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें ना हम ये सारी चीजें, अब 1946 का आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया। मुस्लिम लीग को आपत्ति क्या थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ? मुस्लिम लीग की जो आपत्ति है दिस इज की बेसिकली नाउ इंडिया इज गोइंग टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने वाली है। अब जब डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो जरूरी क्या होता है आपका, इलेक्शन होंगे, है ना। और जो मेजोरिटी की विल होती है ना वही, प्लीज ये चीजें ना कंसेप्ट हो जो है आपने लिखने हैं लिख लीजिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मेजोरिटी की विल इंपोज होती है ना, जिसका ज्यादा वोट होगा उसकी ही सरकार बनेगी। तो यहां पे क्या कंसर्न था कि मुस्लिमों के अधिकार इसमें क्या होंगे, बेसिकली ये दब जाएंगे। मुस्लिम लीग का यही कंसर्न था, क्योंकि दे विल बी इन अ माइनॉरिटी, दे आर गोइंग टू बी इन अ माइनॉरिटी। तो इसीलिए इनके अधिकारों को, अगर इंडिपेंडेंट होता है इंडिया और एक रहना चाहता है इंडिया,
तो व्हाट वी हैव टू डू कि आपको स्टेट को पावर देनी पड़ेगी ज्यादा। यही 1946 में भी डिसाइड किया गया था कि जहां पे अगर जैसे मुस्लिम स्टेट्स हैं तो फिर वहां उनके पास बहुत ज्यादा स्पेशल राइट्स हों कि वो, अब कैबिनेट मिशन प्लान में भी ऐसी बात की गई, ए बी सी स्टेट बनाए गए, ठीक है, जहां पे हिंदू मेजोरिटी और मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होंगे, जहां पे प्रोविंशियल लेवल पे मतलब स्टेट के लेवल पे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना संविधान बनाएंगे अपने हिसाब से, और सेंटर का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होगा जहां पे सब ये मिलकर के पार्टिसिपेट करेंगे। और सेंटर जो होगा कैसा होगा आपका, वीक रखा जाएगा। वीक मतलब कि ताकि स्टेट के पास ज्यादा पावर हो। अब मान लीजिए जैसे सेंटर, तो सेंटर का क्या था, सेंटर मतलब जैसे आज का हमारा केंद्र है ना, दिल्ली में बैठती है हमारी सरकार, अब वहां पे हिंदू मेजोरिटी होगी तो उनको लग रहा था कि जो प्रोविंसेस हैं जहां पे जैसे मान लीजिए अब जैसे हैड इट बीन द पार्ट ऑफ इंडिया, आपका वेस्टर्न पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश, इफ जो आपका ये पार्ट था, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, तो यहाँ पे तो मुस्लिम्स की ही गवर्नमेंट बनने वाली है क्योंकि मेजोरिटी में वो होने वाले थे। तो ऐसा था कि अब इनको लगेगा कि सेंटर क्या करेगा, जो हिंदू मेजोरिटी है वो इनके ऊपर अपने रूल थोपने की कोशिश करेगा, इसलिए मुसलमानों का हनन होगा, इसीलिए स्टेट के पास अपनी ज्यादा पावर रहे। तो एटलीस्ट जिन एरियाज में मुस्लिम की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर तो क्या हो, वहां पर तो उनका मतलब अपने अधिकारों का वो रक्षा कर पाए ना, ये सोच है आपकी मुस्लिम लीग की, ठीक है। दे आर बेसिकली फोर्सिंग देयर विल। अब नेहरू जी के द्वारा क्या स्टेटमेंट दी जाती है कि देखिए ये जो एबीसी वाली जो आपने बात करी है ना, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, ये है एक सॉवरन बॉडी। क्या है ये, सॉवरन मतलब संप्रभुता संपन्न बॉडी है ये, है ना। इसके मतलब इलेक्टेड इलेक्शन के थ्रू आई है। अब ब्रिटिश का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ना ही वो कोई अपनी विल इंपोज कर सकते हैं। तो हम डिसाइड करेंगे कि जो प्रारूप है संविधान का और जो इसमें लॉ, जो प्रोसीजर, रूल एंड प्रोसीजर होंगे वो कैसे होंगे। यही बात मुस्लिम लीग को खटक गई एंड दे वर लाइक नहीं, नाउ वी विल नॉट बेसिकली, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दिस सिचुएशन। और क्या करेंगे, हमें फर्दर सेपरेट स्टेट ही चाहिए। तो इसी दौरान नेहरू जी की इस स्टेटमेंट के बाद और जो आपका जो ये जो कम्युनल जो टेंशन थी ना, ये ऑलरेडी से बिल्डअप हो रही थी, बस इस चीज ने इसको फ्यूल कर दिया। तो वो डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हैं जहां पर क्या होगा कि हमने सेपरेट होना है, पाकिस्तान बनेगा, और फिर सबसे भयावह जो दंगे हैं वो भारत में शुरू होते हैं, ठीक है। ये था सारा पूरा जो था आपका बैकग्राउंड, और साथ ही साथ जो हम करने वाले हैं आज। देन फिर आपका डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है जिसमें ये बात की जाती है कि नाउ वी वांट द पार्टीशन, वी वांट द सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम। तो देखिए कब हुआ आपका, 16 अगस्त 1946 को ये मनाया गया, डायरेक्ट एक्शन देश की। और उस समय जो आपकी बंगाल जो प्रोविंस है उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर बोलते थे उस दौरान प्रोविंसेस को, जिनका नाम है आपका शहीद सुहरवर्दी, ठीक है, शहीद सुहरवर्दी, इनके द्वारा कॉल दी गई। और जो ख्वाजा निजामुद्दीन, इनके द्वारा ना पब्लिक गैदरिंग में काफी, अब वही होता है ना कि जो कम्युनल उससे भरी हुई सांप्रदायिकता वाली जो स्पीचेस दी गई, जो भीड़ थी ऑलरेडी उत्तेजित थी, है ना, गुस्साई हुई थी, एंड देन इट स्टार्टेड द बेसिकली जो आपके कम्युनल राइट है थ्रू आउट द कंट्री, और सबसे भयावह हमें राइट देखने को मिलते हैं। फिर ग्राउंड पे ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि अभी जो आपका पार्टीशन है वो इनएविटेबल हो गया हुआ था, ठीक है। तो दो नाम आपने याद रखने की, बेसिकली दीज आर द पीपल, जो बंगाल के दौरान प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है शहीद सुहरावर्दी और जो ख्वाजा निजामुद्दीन, इनकी वजह से एंड देन जो आपके राइट है वो स्टार्ट होते हैं, और लगभग 5,000 लोग इन राइट्स में मारे जाते हैं, ठीक है। तो 16 अगस्त से आप क्या देखते हो, आपके कम्युनल राइट शुरू हो गए थे। जो मोस्ट अफेक्टेड एरिया थे आपके कहां पर थे, गढ़मुक्तेश्वर हो गया जो कि यूपी में, कलकत्ता, बॉम्बे, और नोआखाई। नोआखाई में आपने एक याद रखनी कि महात्मा गांधी, जब हम पूरा देश ना फिर एक तरफ से क्या मना रहा था, आजादी की खुशियां मना रहा था, तो महात्मा गांधी जी डूइंग हिज बेसिकली वर्क ओवर हियर इन द नोआखाली। वो नोआखाली में जाकर के, क्योंकि ये सबसे अफेक्टेड एरिया था, यहाँ पर लोगों को शांत कर रहे थे, दंगे को शांत कर रहे थे एंड अपना काम कर रहे थे। तो ही डिडंट सेलिब्रेटेड ना, क्योंकि जो खुशी थी वो मातम में बदल गई बिकॉज ऑफ दिस राइट्स एंड ऑल। तो महात्मा गांधी जी, अब पूछ लिया जाता है ऐसे बहुत बार ना कि एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन या इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी जी डूइंग हिज कंस्ट्रक्टिव वर्क, या ये जो राइट्स के लिए काम कर रहे थे वो किन एरिया में काम कर रहे थे, तो ही वाज इन नोआखाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट, अब जो इंटरिम मतलब अंतरिम सरकार बनती है 1946 में आपकी, तो उसके जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आपके जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनती है, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। अब इसमें ये आप याद रख लेना कि अभी तक हमारा जो संविधान था वो तो बना नहीं है, ठीक है। अभी जब बस आपकी क्या हुई है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने की बात ही हुई है, जहां पे हम खुद डिसाइड करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रारूप को। तो ये कहीं ना कहीं जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, उसी के एक्सटेंशन मान सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डिमांड की मांग को छोड़ने की बात करी। दूसरा क्या था कि इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म long term demand of the cabinet mission, despite being adamant on compulsory grouping with decision to be taken by the whole population, thus making the opponent of Pakistan into a minority। अब ये क्या था कि देखिए जो वो थे ना आपकी जो कंपल्सरी ग्रुपिंग की जो बात की गई थी, तो उसपे जो आपकी मुस्लिम लीग थी वो एडमेंट थी
कि जो ग्रुपिंग जो बात की गई ना कि जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है तो वो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होंगे और प्रोविंसेस के पास पावर तो रहेगी रहेगी, इस बात को वो छोड़ने के लिए मतलब राजी ही नहीं थे। तो इससे क्या होगा कि इन्होंने बोला कि ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी और जो पूरी नेशन की विल है ना दैट विल बी इम्पोज्ड, है ना। ये सारी बातें हैं आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान और जो इससे पहले कही गई, जिससे मुस्लिम लीग आपकी खफा है एंड दे ट्राई टू क्रिएट द, मतलब वो डिमांड आपकी शुरू हो जाती है एंड देन फिर ये बहुत इम्पॉसिबल सा हो गया था कि अब जो है वो पार्टीशन को कंट्रोल करना। सो दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो जो आपकी संविधान सभा है उसका गठन कब किया गया। संविधान सभा देखिए आपका जो पहली मीटिंग होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को होती है, आपने ये याद रखना है। और इस दौरान जो संविधान सभा के पहली मीटिंग में जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे, ये बार बार पूछा जाता है ना आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या थे, इनको ना इनकी सबसे वयोवृद्ध बोल सकते हो आपकी, ही वाज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसीलिए इनको क्या किया गया, ही वाज बेसिकली फॉर द फर्स्ट मीटिंग के लिए इनको क्या बनाया गया था, इनको अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को जब सेकंड मीटिंग होती है तो यहाँ पर इलेक्शन होते हैं एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जो है इसके बाद क्या बन जाते हैं, इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कंपोजिशन थी वो क्या क्या थी, आपने ये याद रखना है। टोटल कितनी बात करी गई थी कि इसमें कितने होंगे, 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें 292 आएंगे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो आएंगे आपके प्रोविंसेस से, और बाकी के आपके जो 93 थे वो आएंगे प्रिंसली स्टेट से, और 4 आएंगे आपके चीफ प्रोविंशियल कमिश्नर्स कमीशन से, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या होगा, आपके टोटल 389 मेंबर होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट होंगे, जो संविधान का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये था इलेक्टेड पीपल नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट, और 4 आपके प्रोविंशियल जो ये थे कमिश्नर कमीशन, ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो थे वहां से आएंगे 4 लोग आपके, ठीक है। अब इसमें से देखिए इसमें से कितनी सीट किसने जीती थी, तो ये जो इलेक्टेड वाली सीट्स थी ना आपकी, उसमें से 208 सीट, कितनी, 292 में से 208 सीट जीती हैं आपकी कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग जीती आपकी 73 सीट्स, है ना। तो ये था इनका अब जो इलेक्शन हुआ। फिर आता है आपका कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, क्या हो गया था, यहाँ पे आपके रूल बन रहे हैं, लॉ बन रहे हैं, भारत का जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो रहा है, संविधान जो है डिसाइड हो रहा है। तो इट वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जिनको इनकी जो एज के आधार पर इलेक्ट किया गया था। बाद में जब इलेक्शन होते हैं 11 दिसंबर 1946 को अगेन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके जो है वो अध्यक्ष बन जाते हैं। देन हम आते हैं अब इटली की स्टेटमेंट की तरफ 1947 में। वही ये है आपके लेबर पार्टी के से बिलोंग करते हैं इंग्लैंड में, ठीक है, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि आपकी काफी लिबरल पार्टी है, उदारवादी विचारधारा के हैं, एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इटली साहब। तो ही वाज इन अ फेवर ऑफ, मैंने पहले बता दिया कि ही वाज इन अ फेवर ऑफ ग्रांटिंग द इंडिपेंडेंस टू इंडिया, और ये स्पीड अप करना चाहते हैं प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके। अब 20 फरवरी 1947 को आपने याद रखना है कि क्लीमेंट एटली ने पहली जो उनकी स्टेटमेंट थी वो कब रिलीज करी थी, 20 फरवरी 1947 को, कि जो इंडिया है उनके उन्होंने लास्ट डेडलाइन क्या बताई कि बाय द 30 जून 1948 तक जो ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी ये पहले हो चुका, लेकिन यहां पर ये बात की गई थी, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ पावर का जो मीडियम रहेगा वो किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से भारत को इंडिपेंडेंट किया जाएगा, या तो बोलता है कि देखिए ईदर टू सम फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तब तक या तो बोलता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बन चुकी है तो उनको, अदरवाइज नहीं तो इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव इट वुड ट्रांसफर द पावर टू द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन सम एरिया, ठीक है। अब ये क्या बात करते हैं कि देखिए अगर ना उस दौरान क्या था, अभी हम 1947 20 फरवरी 1947 की भी बात कर रहे हैं, तो अभी तक ना ये जो आपके दंगे हैं वो भड़के हुए हैं, एंड ये पता ही नहीं है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम एडमेंट है अपनी डिमांड की कि हमने तो सेपरेट नेशन बनाना है। कांग्रेस अभी भी चाहती है कि नहीं, अगर पॉसिबल हो तो एक ही राष्ट्र होगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन भी हो चुकी है, बट स्टिल, तो इस दौरान ये स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए अगर एक सहमति से कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनी है तो उनको दे दिया जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर हम ये जो जहां पे इंडिपेंडेंट सेंटर आपके जो प्रोविंसेस है वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर जो है कर दिया जाएगा। हाँ, फिर बाद में अगर सिचुएशन जो है बहुत ही बिगड़ जाती है, फिर माउंटबेटन जो है अपने प्लान के साथ आते हैं और भारत का पार्टीशन होता है, एंड देन 2 देश बनते हैं 15 अगस्त 1947 को, और फिर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की थी वो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, पाकिस्तान अपने हिसाब से बनाता है, ठीक है। ये सब बातें होती है। तो क्लीमेंट स्टेट जो इटली है वो ये स्टेटमेंट देते हैं 20 फरवरी 1947 को कि बाय द टाइम ऑफ 30 जून 1948 तक क्या हो जाएगा, भारत जो है वो इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा, और जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो इस तरह से होगा आपका।
उसके बाद ये भी इसी उस एक्ट में डिसाइड किया गया था, जो उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था कि जो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, ये होने वाले हैं इंडिया के नए वाइसरॉय, है ना, जो कि वेबल को रिप्लेस करेंगे, और जो आपके वो लास्ट वाइसरॉय थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। फिर जो फिक्स डेट वाज सेट टू प्रिवेंट द ग्रोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, है ना, ये था कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहे थे ना, उनको प्रिवेंट करने के लिए की गई थी। एंड द कंसर्न पार्टी केम इनटू एग्रीमेंट ऑन मेजर इश्यूज। दूसरा ये भी था कि जितने भी हैं आपके, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी इन मुद्दों के ऊपर अगर सहमति बनाते हैं, इसीलिए डिसाइड जो डेट जो थी ना वो फिक्स की गई थी, है ना, कि एटलीस्ट अगर इनके पास डेडलाइन होगी तो एटलीस्ट इनके जो मुद्दे हैं ये कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालेंगे ना, कि मुस्लिम लीग चाह रही है कि हमें सेपरेट ही होना है, कांग्रेस चाह रही है कि नहीं, जो आपका देश है वो एक ही रहेगा, तो इनके बीच में जो भी मतभेद हैं एटलीस्ट वो जो है जितनी जल्दी हो सके उसका निपटारा हो सके, ठीक है। अब देन माउंटबेटन प्लान क्या था, ठीक है, जब पानी सर से ऊपर हो ही गया तो जो माउंटबेटन है वो क्या एक सुझाव देते हैं, एक प्रस्ताव रखते हैं। जून 3 1947 को इनके द्वारा जो ये प्लान है, जो योजना है, वो प्रेजेंट की जाती है, जिसमें क्या बात करी गई थी, जिन्होंने इसमें क्या था कि देखिए, एक तो ये था आपका कि जो माउंटबेटन है वो भारत के लास्ट है, उसके बाद क्या होते हैं आपके जो वाइसरॉय इंडिपेंडेंट इंडिया के बनते हैं, इट वाज सी राजगोपालाचारी, है ना। अब भारत में आते हैं कि वो किसका, उनका काम क्या था मेन, कि यूनिटी के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, कि मतलब भारत का पार्टीशन ना हो, है ना, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कि बेसिकली अगर इफ देयर इज एनी चांसेस ना, तो इंडिया जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस वो यूनाइटेड ही रहे, ठीक है। बट मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो अपनी इस बात पे, हम देखिए ना, इनके बारे में एक बात कही जाती है कि जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब है ना, ही वाज क्वाइट अ सक्सेसफुल बोल सकते हो आप, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स थी कि मैंने सेपरेट नेशन बनाना ही है, तो वो उनको उन्होंने वो करके ही छोड़ा। अगर इससे पहले मैं आपको ना इनके बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं तो देखिए, ये जो आपके बाल गंगाधर तिलक है, इनका केस भी ये लड़ चुके हैं बाद में, कब 1908 में, पहले इन्होंने 1908 में लड़ा, देन इवन जब उनके ऊपर दोबारा होम रूल लीग के दौरान जो उनके ऊपर केस लगता है, तो ही आल्सो फॉट दैट सेम केस एज वेल। एंड इवन 1920 में जब आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, तो उस दौरान भी इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। इनकी जो ये जो एडमेंट होते हैं और ये जो सेपरेट नेशन वाली जो डिमांड इनकी रहती है, दैट इज आफ्टर ही विजिटेड लंदन। उसके बाद जैसे ही वापस आते हैं, ही लेफ्ट द कांग्रेस, उसे पहले छोड़ दी थी, मुस्लिम लीग के बहुत एडमेंट नेता बनते हैं, एंड देन ही अगेन देन फिर ये उस जो एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिसीज हैं, जो पॉलिटिक्स है, उसमें घुस जाते हैं। एंड नाउ ही वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रनर ऑफ द पाकिस्तान, मुस्लिमों के हितों की बात करने वाले ये पहले, मतलब एक लीडर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था, एंड देन जब ये एडमेंट थे तो इट वाज इम्पॉसिबल हो गया था कि कोई अब यूनिटी वाला ऑप्शन जो है ना उसको बरकरार रखा जा सके। इसीलिए अगर पार्टीशन होगा तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब चीजें जो है अब डिस्कस की जाने लगी। अब कांग्रेस जो थे अल्टीमेटली, जो भारत में जो सिचुएशंस बनी हुई थी, जो दंगे फैले हुए थे, उसे तंग आकर के अल्टीमेटली दे गेव कंसेंट टू द पार्टीशन। अब होता कब है ये, इन जून में दिया गया था ये, ठीक है, जिसमें 3 जून प्लान इसमें टेबल में रखा गया, जिसमें क्या बात की गई, एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय द हाउस ऑफ कॉमन, मतलब इंग्लैंड में उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया बाय द क्लीमेंट इटली। अब ये प्लान था क्या, ठीक है, जो माउंटबेटन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, इसमें था कि जो आपकी प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बंगाल, पंजाब, ये क्या है, ये सेपरेटली मिलेंगी, और वन रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट एंड अदर हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट टू डिसाइड ऑन द पार्टीशन बाय वोटिंग। अब ज्यादातर प्रॉब्लम कहां पे थी, आपकी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जो बंगाल है, जहां पे भी जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, ठीक है, अब वहां पे हिंदू पॉपुलेशन भी रिजाइड करती है। तो पहले बोला कि देखिए, हम ना क्या करेंगे कि सेपरेट सेपरेट हिंदू और मुस्लिम को बुलाएंगे, उनसे वोटिंग करवाएंगे, एंड देन विल डिसाइड की जो कैसा फ्यूचर जो है वो रहने वाला है ना, इससे क्या रिजल्ट निकल करके आता है। दूसरा क्या था, रेफरेंडम की बात की गई थी, टू बी कमेंस इन द केस ऑफ NWPF, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, जो बंगाल का आपका सिलहट डिस्ट्रिक्ट था और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रीजन है। यहां पे क्या किया जाएगा, रेफरेंडम मतलब होता है कि आपका जनमत जो होता है, ठीक है, जहां पर लोगों की विल पूछी जाती है कि वेदर आप पार्टीशन को फेवर करते हो या नहीं करते हो। जैसे ब्रेक्जिट के केस में हुआ था, पता है ना आपको ब्रेक्जिट कहां पर हुआ, इंग्लैंड में, जब उसको यूरोपियन यूनियन से निकलना था, तो उसमें लोगों से पूछा गया, ब्रेक्जिट मतलब वोटिंग करवाई गई, एंड देन दे सेड कि ठीक है, वी वांट टू बेसिकली गेट आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। वैसे यहां पे भी था, सिंध को बोला गया कि आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं इन केस ऑफ पार्टीशन। अगर देखिए पार्टीशन होता ही है तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट असेंबली बनेगी, ठीक है, एक भारत के लिए और एक दूसरे पाकिस्तान के लिए। सिंस कांग्रेस गेव डिमांड्स अ यूनिफाइड इंडिया, ऑल इट्स डिमांड्स वर टू बी मेट, ठीक है। तो इन्होंने तो यूनिफाइड इंडिया की बात करी गई थी, तो इनकी डिमांड्स तो मानी जानी थी, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट रूल्ड आउट एंड कुड ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। अब ये बात क्या गई थी, माउंटबेटन ने क्या कहा कि देखिए,
जो आपके प्रिंसली स्टेट है ना, प्रिंसली स्टेट है, इनको ये बोल दिया गया कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, ईदर यू हैव टू ज्वाइन द इंडिया और ईदर यू हैव टू ज्वाइन द पाकिस्तान। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। ठीक है, उसके बाद नो इंडिपेंडेंस टू बंगाल, बंगाल को भी ये कहा गया कि बंगाल खुद इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, ईदर इट हैज टू गो विद द इंडिया और इट हैज टू गो विद द पाकिस्तान। ठीक है, असेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान वाज निगेटेड। दूसरा ये भी था कि जो हैदराबाद, बिकॉज अब देखिए इससे कितनी प्रॉब्लम हो गई, हैदराबाद आपका यही वाला, उस दौरान जो रियासत की अगर हम बात करते हैं तो इतनी बड़ी रियासत थी ये हैदराबाद। ठीक है, एंड वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट, यहां तक तो थी इतना वाला रीजन जो था हैदराबाद का था आपका। अब अब पाकिस्तान आपका मेजरली इन एरियाज में बन रहा है, जो आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, और ईस्ट पाकिस्तान था आपका पहले बांग्लादेश। ठीक है, तो इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम, इसीलिए कि जो हैदराबाद, अगर क्योंकि यहाँ के जो रूलर थे निजाम, ही वाज बेसिकली अ मुस्लिम, तो ही वांटेड टू गो विद द पाकिस्तान, ये नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो हैदराबाद ने फिर इंडिया में शामिल होने से भी मना कर दिया था, इट वांटेड टू रिमेन एन इंडिपेंडेंट। फिर जब भारत के द्वारा पुलिस एक्शन लिया गया था, हमने पढ़ा था किस दौरान, जो ऑपरेशन पोल स्टार हुआ है उसके तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन पोल स्टार के अधीन जो पुलिस ऑपरेशन हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन पोल स्टार, जिसमें हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। ठीक है, बाद में फिर आपकी जो लीग की डिमांड थी, मुस्लिम लीग की डिमांड, ठीक है, वो जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई, एंड ये डिसाइड किया गया इसी में कि जो भारत को जब जून में उन्होंने, जून 1947 में आपके जो लंदन में क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उनके द्वारा जब ये प्लान रखा गया तो उसमें ये बात कही गई कि भारत जो है वो कब आजाद कर दिया जाएगा, 15 अगस्त 1947 को। और यहीं पे डिसाइड किया गया कि आपका बाउंड्री कमीशन बनेगा, जिनका नाम रखा गया किनके, सर साइरल रेडक्लिफ के अधीन जो है आपका बाउंड्री कमीशन बनाएगा, अगर भारत जो में जो पार्टीशन जो है वो अगर होना ही है तो। ठीक है, फिर लीग ने जो थे वो अपनी सेपरेट डिमांड को क्या करा, कंटिन्यू ही करा, एंड देन आता है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। माउंटबेटन प्लान जो है आपका रेटिफाइड कर दिया गया। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, एंड जब ये 15 अगस्त 1947 को इंप्लीमेंट हो गया तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, और दो देश आपका निकल करके आते हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अब इनके पास क्या क्या पावर थी, ईस्ट डोमिनियन जो था इसमें गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, जो अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, अब तब तक जब तक ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बना लेते हैं, वो क्या होगा, दोनों का तब तक गवर्नर होगा, क्योंकि भारत में तो क्या होना था, रिपब्लिक बनना है हमने, जहां पे हमारा जो स्टेट का हेड होगा वो भी इलेक्टेड होगा। ठीक है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, है ना, वो कैसे होगा, वो संविधान सभा आपकी जो डिसाइड करती है, आप जो डिसाइड करते हो वैसा प्रारूप आपके देश का होगा। अब 15 अगस्त जब 1947 को इंडिया आजाद हो जाएगा, दो देश बन जाएंगे, फिर क्या होगा, दो गवर्नर जनरल होंगे और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, और अपने अपने हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, जहां पर पाकिस्तान के लिए आपके जिन्ना रखेगा और इंडिया के लिए आपके माउंटबेटन ही थे। ठीक है, उस दौरान माउंटबेटन ही रहे। उसके बाद सी राजगोपाल जी चारी जी आते हैं और फिर आपके जो हैं वो भारत में प्रेसिडेंट आ जाते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की गई कि हर डोमिनियन में क्या होगा, ईच डोमिनियन मतलब इंडिया और पाकिस्तान में, टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, कि जो भी इस दौरान, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, संविधान सभा है जो भारत के संविधान का निर्माण कर रही है, तो जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक ये क्या काम करेगी, विधान पालिका की तरह भी ये काम करेगी। मतलब इस दौरान अब 2 साल का समय लगा है, 1946 से लेकर के कब तक, है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के तैयार हो गया था 1949 में, इंप्लीमेंट हुआ है आपका 1950 में, तो तब तक इस दौरान भी तो अगर जो कोई कानून बनने या कुछ बनने हैं तो वो किसके पास पावर हो, तब तक जो संविधान सभा थी ना, यही जो है एज अ विधान पालिका की तरह काम करेगी आपकी, ये इसमें डिसाइड किया गया। ठीक है, अब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं कर लिया जाता, गवर्नेंस किस तरह से चलेगी भारत में, जो शासन है वो इट विल बी कैरिड ऑन द एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, जो 1935 का जो प्रावधान था उसी के तहत जो है वो सरकार चलेगी, ये डिसाइड किया गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट कैसे होती है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट के लिए आपके जो नाम आता है, दैट नेम केम, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम जो है वो हमेशा इसमें याद रहता है, जो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 चरणों को तय किया गया कि जो स्टेट का है, अब प्रिंसली स्टेट थी, भारत की आजादी के समय कितने 565 देसी रियासतें हैं। ठीक है, तो 565 देसी रियासतें हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए मैं यहाँ पे ना हिमाचल के पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखिए आपके जो हमारे हिमाचल के निर्माता हैं, जिनका नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा हिमाचल की इंटीग्रेशन की कोशिश, है ना, उन्होंने ही इंटीग्रेट कराया हिमाचल को। और इंटीग्रेशन में क्या हुआ आपका, एट द सेम टाइम ना, अब हिमाचल भी आपका प्रिंसली स्टेट था मेजरली। अब यहाँ पे ये था ना कि अगर जब ट्रांसफर ऑफ पावर होती है तो यहाँ पे क्या हो, जो पावर है वो लोगों के पास जाए, है ना, एक डेमोक्रेटिक नेचर होना चाहिए सरकार का, ये डिमांड की गई थी उनके द्वारा, है ना, और उसके लिए वो दिन रात काम करते हैं, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट है, अब जो राजा होगा ना, ठीक है, अब इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया, तो ऑब्वियसली बात है कि देखिए सर, वो अपनी पावर को कौन छोड़ना चाहेगा,
है ना। जो राजा थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो बेसिकली ऑल टुगेदर पावरफुल थे, जो बेसिकली हेड थे स्टेट के, तो वो क्यों पावर दे देंगे, अपनी शक्तियों को वो क्यों दे देंगे लोगों के पास। इसीलिए तो देखिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए, मतलब कि जहां पे अगर पहले तो प्यार से समझाने की कोशिश की, प्यार इन द सेंस कि उनको प्रलोभन दिए गए कि आपको क्या बनाया दिया जाएगा, कि अगर आप अपने साम्राज्य को भारत में शामिल करते हो, इजीली कर देते हो, तो आप ही वहां के राज प्रमुख रहेंगे, मतलब आपको गवर्नर की पोस्ट दे दी जाएगी। साथ ही साथ आपको जो प्रिवी पर्स है, जहां पर मतलब आपको बहुत सारे लाभ मिलते रहेंगे, है ना, हम एक बोल सकते हैं काइंड ऑफ अ पैकेज जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जो कि बाद में आप पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी कर चुके होंगे कि 42nd आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसी दौरान जो बाद में आपके क्या होते हैं कि जो प्रिवी पर्स हैं उसको खत्म कर दिया जाता है, जो प्रिंसेस वगैरह थे। तो उस दौरान जो सिचुएशन थी, मतलब ये कि जो प्रिंसली स्टेट है स्मूथली हो जाए। देखिए इनको भी किसी को पावर की आदत लगी होती है तो एकदम से छोड़ता नहीं है, इसीलिए वो स्मूथली आपका ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो प्रिंसली स्टेट से भी हो जाए, तो उनको प्रलोभन देने की कोशिश की गई। जहां पे नहीं ही मानते वहां पे फिर सरकार के द्वारा थोड़े ठोस कदम उठाए गए थे, ठीक है। तो ये था। अब इसमें क्या बात की गई कि जो सारे स्टेट, केवल कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इन सबको छोड़ करके क्या हुआ कि इन्होंने सभी ने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन, मतलब भारत में शामिल होने वाला जो साइन कर लिया था, सिग्नेचर कर लिए थे, भारत में शामिल हो गए थे वो। केवल यहाँ पे 3 जगहों पे प्रॉब्लम होती है। कश्मीर बीइंग हिंदू मतलब रूलर थे, पॉपुलेशन मेजोरिटी में आपकी मुस्लिम थी, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। हैदराबाद के निजाम खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाद में इनको पुलिस एक्शन के द्वारा राजा हरि सिंह खुद ही भारत में शामिल हो जाते हैं। जूनागढ़ जो है आपकी बाद में इंडिया में शामिल हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका। इसमें क्या है आपका कि देखिए दे एक्नॉलेज की जो सेंट्रल अथॉरिटी ओवर डिफेंस कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या है कि मतलब अब जो सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें डिफेंस कम्युनिकेशन के ऊपर, कि जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाता है तब तक बेसिकली नाउ वी नो कि हम आप में शामिल हो गए। पर ये जो आपके दूसरे ये भी है ना, कश्मीर, आपके हैदराबाद एंड देन जूनागढ़, इन्होंने क्या करा था कि जो सेंट्रल अथॉरिटी थी ओवर डिफेंस कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर, कि मतलब विदेशी मामलों में, हम इंटरनल मामले में तो आजाद रहेंगे, विदेशी मामलों में आप हमारा देख लेना, ठीक है। बाद में क्या होता है कि रीजन फॉर एक्सेप्टेंस क्या था, नो चेंज इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात की गई, गिविंग अप पावर विच वर नेवर पोजेस्ड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड फेज में क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन है स्टेट इनटू नियर बाय प्रोविंसेस और इन न्यू रीजन्स, ये कि अब जो प्रिंसली स्टेट है ना, इनका मतलब कैसे, क्या क्या इनका कोई नया स्टेट बनाया जाए, या इनको कोई नियर बाय जो स्टेट थे, फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनमें ही मर्जर किया जाए। तो बहुत सारे एरियाज में ऐसे हुआ कि जितने भी आपके जो प्रिंसली स्टेट थे ना, जो नियर बाय स्टेट्स थे, उनमें उनको मर्ज किया गया था, ठीक है। और हाँ, कई जगहों पे जैसे नई स्टेट बनकर के उभर के आया, जैसे हमारा हिमाचल भी खुद इसका एग्जांपल है ना। ये था आपका अर्लियर जो ब्रिटिश डोमिनेटेड एरिया थे, ब्रिटिश रूल्ड एरिया थे, दैट वाज द पार्ट ऑफ पंजाब। और जो प्रिंसली स्टेट थे वो तो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे। तो क्या हुआ फिर, इन सभी छोटी बड़ी रियासतों को मिला करके एक नया स्टेट बनता है आपका हिमाचल प्रदेश। तो ऐसी तरह से ये सब चीजें जो है वो होती हैं, है ना। अब इनको कैसे, मैंने वो बताया ना कि जो ये आपके स्टेट थे उनको या तो क्या किया गया था कि राज प्रमुख मतलब गवर्नर बनाया गया, इनको प्रिवी पर्स जैसी मतलब प्रलोभन दिए गए ताकि इजीली आपका ट्रांसफर ऑफ पावर हो सके। तो ये था सारा हमारा इंडिपेंडेंस तक। इसी तरह से हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जब हम कोई और अब एंशिएंट हिस्ट्री या आपका जो आर्ट एंड कल्चर करेंगे तो उसमें आपके साथ मिलते हैं।